जय सिया राम। प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय या एंशियंट मिथिला यूनिवर्सिटी, मिथिला माँ सीता की तो जन्मस्थली रही है, साथ ही साथ भगवान श्री राम के ये ससुराल भी है। बिहार, उत्तरी बिहार का बड़ा हिस्सा और दक्षिणी नेपाल का जो मधेसी राज्य है और जो कोसी राज्य है, ये सभी मिथिलांचल, मिथिला का ही सांस्कृतिक तौर पे इसी का हिस्सा रहा है। कहते कि मिथिला में, प्राचीन मिथिला में राजा जनक जी ने दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे पहली यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना की, प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय। ये प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय लगभग 2800 साल तक अपने अस्तित्व में रही और ये 8 से 9th सेंचुरी BCE यानी कि ईसा से 800 से 900 साल पहले से लेकर के ठीक 1835 के बाद तक 1850 या 1860-70 तक ये अपने अस्तित्व में रही। और अंग्रेज़ों के द्वारा जब भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लागू किया गया, उसके बाद धीरे धीरे प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय जो है सो खत्म सा हो गया। प्राचीन मिथिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ तक्षशिला यूनिवर्सिटी इन सब से काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है और इन सब के बाद भी लंबे समय तक अपने अस्तित्व में बनी रही। इस मिथिला यूनिवर्सिटी में विद्वानों को टेस्ट करने के लिए कई तरह के एग्जामिनेशंस होते थे। जो सबसे प्रारंभिक टेस्ट है उसमें यह होता था कि राजा जनक जी के दरबार में, कोर्ट में शास्त्रार्थ के लिए जो है सो बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रण दिया जाता था और उसमें जो विद्वान सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता था, शास्त्रार्थ में जो विजयी होता था, उसको ब्रह्म योगी या ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्मिष्ठ की उपाधि दी जाती थी। साथ ही साथ 1000 गाय और उस गाय के सिंग पे जो सोने होते हैं, सोने को मढ़ करके वो गाय भेंट स्वरूप विद्वान को दिया जाता था। कहते हैं कि उसके बाद एक बात और कि राजा जनक जी का दरबार जो है, हम जैसे नवरत्न सुनते हैं, नवरत्न, जैसे अकबर के बारे में सुनते हैं कि उनके यहाँ पे नवरत्न था, तो नवरत्न जो सिस्टम है उसकी भी शुरुआत सबसे पहले राजा जनक जी के दरबार से ही हुई थी। और वहाँ पर में जो बड़े बड़े विद्वान थे उनके दरबार में, वो नवरत्न थे। तो पहले नवरत्न की जो है सो जानकारी हमें यहीं से मिलती है। इसमें एक बहुत ही विदुषी महिला थी, गार्गी, जो कि राजा जनक जी के दरबार में नवरत्नों में से एक थी। मिथिला यूनिवर्सिटी में, एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी में 3 तरह के एग्जामिनेशंस के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें हम 2 इस पार्ट में और जो एक और है वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। एक है सलाका परीक्षा और दूसरा है खड्यंत्र परीक्षा। तो सलाका परीक्षा जो है, ये बेसिकली इसका मतलब ये होता था कि सलाका का मतलब होता है पिन या नीडल। कोई भी विद्वान जब सलाका परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाता था तो सबसे पहले उसको एक किताब के ऊपर में पिन को रखा जाता था और उस पिन को किताब के अंदर घुसाया जाता था, दबाया जाता था और वो पिन जहाँ पे पहुँचता था, जिस पेज पर में, जिस पन्ने पर में, उस पन्ने को पूरा एक्सप्लेन करना होता था उस कैंडिडेट को, उस स्टूडेंट को। और फिर इसका जो पर्पस था वो ये था कि वो उस पूरे ग्रंथ के बारे में वो अच्छे से थॉरो स्टडी करे, उसको पूरी तरह से कंप्लीट नॉलेज उसका जो है सो ग्रहण करे। तो ये थी सलाका परीक्षा। कहते हैं कि ये 13th और 14th सेंचुरी के आसपास, यानी कि आज से 600 से 700 साल पहले जो है न्याय, मिथिला जो है न्याय की भूमि रही है। न्याय कहने का मतलब भारत में जो खट दर्शन है, 6 फिलॉसफी ऑफ इंडियन स्कूल्स में से न्याय जो स्कूल है वो मिथिला में ही इसका जन्म और इसका प्रचार प्रसार हुआ। विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारपाल जिस लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करते थे, कहते हैं कि ये जो सलाका परीक्षा है उसी लेवल का ये एग्जाम था। आज मॉडर्न एज में इस एग्जामिनेशन सिस्टम को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है बहुत सारे संस्कृत कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, जिसमें एक है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो 7 सब्जेक्ट्स के ऊपर में, जिसमें कि लिटरेचर है, ग्रामर है, न्याय शास्त्र है, इसके अलावा ज्योतिष विद्या है, वेदांत है, पुराणों के जो हिस्ट्री है, इतिहास, उसके ऊपर में, और मीमांसा जो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, इसके ऊपर में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। इसके अलावा 2023 में रमन रेती आश्रम जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में है, इसने भी एक संस्कृत भारती सलाका परीक्षा का आयोजन किया था 9 सब्जेक्ट्स के ऊपर में। 2024 में सलाका परीक्षा जो है ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था संस्कृत भारती उत्तर प्रदेश ट्रस्ट और गुरु कार्सनी विद्या आश्रम रमन रेती महावन मथुरा
के दोनों के संयुक्त प्रयास से इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। एक परीक्षा की मैं और बात करूंगा जिसको हम कहते हैं खड़यंत्र परीक्षा। खड़यंत्र परीक्षा जो है ये सलाका परीक्षा से भी ज़्यादा कठोर माना जाता था। इसमें जो कैंडिडेट होते थे उसके स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, उसके तर्क वितर्क, उसके विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति, इन सब की कठोर परीक्षाएं ली जाती थी। इस खड़यंत्र परीक्षा में का मतलब जो है, इसका मतलब यह है कि जो कुछ लोग कुछ विद्वान 4-5 या 10 भी हो सकते थे, वो आपस में एक मीटिंग करते थे, सीक्रेट प्लानिंग करते थे गुपचुप तरीके से कि कल के डिबेट में या कल के शास्त्रार्थ में जो कैंडिडेट आने वाला है उससे किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट के ऊपर में पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, और वो जो जवाब देगा तो उसको काउंटर करने के लिए फिर कौन सा प्रश्न किया जाएगा। तो इस तरह से वो सीक्रेट प्लानिंग करते थे। इसी वजह से इसका नाम हो गया खड़यंत्र। और परीक्षा चूंकि उसका टेस्ट होना था इसीलिए खड़यंत्र परीक्षा इसका नाम पड़ा। अब इस खड़यंत्र परीक्षा को जो विद्यार्थी पास कर लेते थे उनको कई तरह की उपाधियां भी मिलती थी, जैसे कि उपाध्याय, महोपाध्याय और महामहोपाध्याय जैसे उनको डिग्रियां मिलती थी। मिथिला में, बिहार में जो बुद्धिज्म का जो एक्सपेंशन है उसको रोकने के लिए, उसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए जो मिथिला के जो स्कॉलर्स थे, सनातन के जो विद्वान थे, उन सब ने कठोर परिश्रम करके जो है सो अपने तर्कों को, क्योंकि उस समय तो जो विद्वान होते थे अपने अपनी तर्क रखते थे और जो तर्क में जीत जाता था वो जिस धर्म को मानते थे या जिस परंपरा को मानते थे फिर वो परंपरा सभी लोग, आसपास के लोग मानने लग जाते थे। तो इस हिसाब से जीत और हार का निर्णय होता था। तो उस समय जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्टों के धर्म को यानी कि बुद्धिज्म को रोकने के लिए वो जो भी तर्क देंगे, बौद्ध स्कॉलर या बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, उनको किस तरह से डिफीट करना है, उनके तर्कों को किस तरह से कमजोर करना है, इस तरह से जो सनातन के विद्वान थे वो अपने तर्कों को आगे लाते थे और इसके लिए वो खड़यंत्र परीक्षा से पास होते थे, वहां से होकर के गुजरते थे। इस तरह से जो उनका जो पकड़ है सब्जेक्ट के ऊपर में काफी अच्छा हो जाता था और इस तरह से मिथिला में बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार को रोकने में काफी हद तक जो है सो सनातन के ये विद्वान सफल रहे। अब जहां तक बात है इस सब्जेक्ट्स के ऊपर में, तो जैसे हमने पहले भी कहा कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता था और किसी भी तरह का प्रश्न हो सकता था। इस परीक्षा को पास करने वाला जो सबसे अंतिम विद्वान की जो के बारे में जो हमारे पास में जानकारी है उनका नाम है श्री गोकुलनाथ उपाध्याय। ये मिथिला के बहुत बड़े विद्वान हुए और वो लास्ट पंडित थे जो कि इस एग्जामिनेशन को उन्होंने पास किया। धीरे धीरे आज से 200-250 साल पहले 18वीं सेंचुरी आते आते कहते हैं कि इस एग्जामिनेशन सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी अपने विद्वानों के लिए और पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया को एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी ने काफ़ी कुछ दिया है। एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी में हम कह सकते हैं कि जो मिथिला है वो भारत में खट दर्शन, लगभग सारे दर्शनों की जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, जो इसका रूट है वो मिथिला में ही है। और 3 दर्शन तो स्पष्ट रूप से मिथिला से ही उत्पन्न हुए, जिसमें एक तो सांख्य है, वेदांत है और इसके बाद न्याय। ये 3 जो दर्शन है, योग की चर्चा भी जो है सो प्राचीन भारतीय बृहदारण्यक उपनिषद ग्रंथ में मिलती है, जिसके रचयिता श्री याज्ञवल्क्य थे और वो मिथिला के ही रहने वाले थे। नमस्कार।